हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो हेलो। क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं? हेलो हेलो। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, जल्दी आ जाएं। मतलब भाई इतना पढ़ा रहे हैं कि नींद में थे। ठीक है। उसमें लगा तुम्हारी क्लास मिस हो गई। नींद में 10:30 बज गया है। दो क्लासें मिस हो चुकी हैं नींद में। 10:36 हो चुका है। तब अलार्म बजता है 8:05। तुम समझ रहे हो? मतलब इस कदर जिंदगी ने लिया मोड़ ऐसा, मैंने सोचा ना था कभी ऐसा। तुम ये समझो, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया है ऐसा, मैंने सोचा ना था कभी ऐसा कि हम पढ़ाना सपने में देख रहे हैं। बोल। और सपने में 10:36 होने के बाद हम सॉरी का मैसेज भी लिख रहे हैं ग्रुप में कि सॉरी आज मैं क्लास नहीं ले पाया, नींद रह गई थी, उठ नहीं पाया। हद हो गया है, क्या जिंदगी हो गई है भाई। सही में। आइए। ओके, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, सेक्शन 139 पे शुरू, सेक्शन 148 पे खत्म। आइए सर, सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एट द एजीएम एट द फर्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या बोलता है सर, सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं इनकी मधुर आवाज। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं सर ये। द प्रोविजन शैल अप्लाई टू ऑल कंपनी। सबसे पहले सर 139(1) बोल देता है कि भैया हम सब पे लगेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट होल्ड है उस पर तो अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा ही एक सेक्शन 73 भी है। शुरू होते ही पहले एक्सेप्शन बता देता। ठीक है। पहले तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सबसे अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का। सबसे पहले बोलता है कि एट द फर्स्ट एजीएम एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर, जो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द सिक्स्थ एजीएम। अगर फर्म है तो टिल द कंक्लूजन ऑफ द 11th एजीएम, क्योंकि इंडिविजुअल का 5 साल होता है। ठीक है। और फर्म का 10 साल होता है, दो टर्म ऑफ 5 years ईच। इसमें एक जुगाड़ है कि जो पहले साल में आया है, हाँ फर्स्ट में, जो पहले साल में आया है, जो फर्स्ट ईयर में आया है, उसका कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम वाला जो 1 साल है वो गिना ही नहीं जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ही इज एलिजिबल फॉर 5 more years, सेम विद द फर्म। अब मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो रोटेशन है वो कहाँ पर दिया है, रोटेशन रोटेशन सब रूल 3 में दिया है। लेकिन मैनर क्या होता है ऑडिटर को लाने का। देखो सर, एक अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, क्योंकि ऑडिट कमेटी हर कंपनी में नहीं होती है, लिस्टेड में कंपलसरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लिमिट्स है, सेक्शन 11177। तो ऑडिट कमेटी अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन ऑडिटर बनना चाहिए कंपनी का। सीधे वो रिकमेंडेशन मेंबर के सामने रखेंगे एजीएम में, मेंबर ओआर पास करेगा, ऑडिटर शैल बी सिलेक्टेड। अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है तो काफी भसड़ मचेगी। ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड को पसंद आया वो सीधे मेंबर को फॉरवर्ड कर देगा, ओआर पास होगा, ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा।
ओआर पास होगा एज पर 102। बोर्ड को रिकमेंड किया, बोर्ड को पसंद नहीं आया, बोर्ड वापस नॉमिनेशन फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, किसको, ऑडिट कमेटी को रेफर बैक कर देगा, बोलेगा चेंज करो। अब ऑडिट कमेटी ने वापस भेजा, चेंज किया या नहीं किया, बोर्ड को अगर अभी भी पसंद नहीं आया, वो क्या करेगा, अपनी नॉमिनेशन फॉरवर्ड कर देगा और बता देगा कि ऑडिट कमेटी वाली क्यों रिजेक्ट की है। अब ये तो 139 हुआ, ठीक है, रूल। उसके बाद आता है 9 और 10। सर 9 और 10 क्या बोलता है, ये बात करता है रिटायरिंग ऑडिटर के बारे में। ये बोलता है सर आफ्टर एवरी एजीएम ऑडिटर्स रिटायर, ठीक है, बट दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कब नहीं किया जाएगा, अगर वो तुमसे उब गया, उसने इन राइटिंग बोल दिया है कि भैया आपके साथ तो काम नहीं करना, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। इस चैप्टर में डिस्क्वालिफिकेशन आएंगी ऑडिटर की, या एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, अगर आपको याद हो सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस, जिसमें बोला गया है कि भैया तेरे को तो ऑडिटर नहीं रखना है, या तेरी जगह रामू को बना रहे हैं ऑडिटर, तो या तो उसका मान है, उसका मान उग गया आपसे, या तो वो डिस्क्वालिफाइड है, या एक रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको ना अपॉइंट करके किसी और को अपॉइंट कर दे, ठीक है। याद रखना सर, अगर उस एजीएम में किसी और को ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया गया, मतलब स्पेशल नोटिस वोटिस नहीं पास किया गया, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर किसी और को नहीं अपॉइंट किया गया तो। आई अब आया रोटेशन ऑफ ऑडिटर सबसेक्शन 2, 3, 4। क्या बोलता है सर, रोटेशन सुनना, रोटेशन सबको अप्लाई करेगा, एक लिस्टेड कंपनी को भी और स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज को भी। स्पेसिफाइड क्लासेस मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका 1:5 हो, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या बोरिंग 50 करोड़ के ऊपर, और प्राइवेट कंपनी के लिए 50-50 रखा है। आप सोचो प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट ज्यादा क्यों रखी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्राइवेट कंपनी को रोटेशन फॉलो करना पड़े। वो चाहते हैं प्राइवेट कंपनी जिनका बिजनेस छोटा है वो सेम ऑडिटर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल किसको नहीं है, ओपीसी और स्मॉल। अलग से क्यों बताना पड़ा, मैं तो बोलता हूँ स्मॉल बताने की जरूरत भी नहीं थी अलग से, ठीक है, ऐसा बच्चों को लग सकता है। स्मॉल कंपनी भी लोन तो ले ही सकती है ना, स्मॉल कंपनी भी लोन तो ले ही सकती है ना, ऐसा तो है नहीं कि स्मॉल कंपनी लोन नहीं ले सकती। ऐसा तो नहीं है स्मॉल कंपनी लोन नहीं ले सकती, ठीक है, लोन तो ले ही सकती है। क्योंकि बोरोइंग वाला पोर्शन भी तो है, लेकिन दोनों मिला के बाहर से होनी जानी चाहिए, दोनों मिला के लिमिट के पार होने चाहिए, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी और स्मॉल कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, और लिखा है ना दोनों के बीच। रोटेशन का मैनर क्या होगा, बहुत सिंपल है सर। इंडिविजुअल के लिए आपने अगर 5 साल एक कंपनी का कंटिन्यूअसली ऑडिट कर लिया, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नॉट एलिजिबल हो। लेकिन इसमें ध्यान ये रखिएगा कि 5 साल आपका कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए। अगर बीच में कोई भी एक साल आप गायब हो गए, या एक साल आपको हटा दिया गया, तो यू विल गेट अ फ्रेश पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फर्म के केस में थोड़ा सा कहानी अलग है। फर्म के केस में इट इज 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर ईच। मतलब कहने का क्या है, अगर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ये हो गया एक टर्म। फिर हो गया 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो यहां तक एक ऑडिट फर्म ने कंप्लीट किया, ये भी किया, इस साल में ऑडिट नहीं किया, तो क्या यहां से गिनती होगी, नहीं यहां से गिनती होगी। मतलब एक टर्म कंप्लीट ही मान लिया जाएगा, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स गिनती होगी, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल के केस में तो अगर आप चौथे साल में भी छेड़ते हो तो वापस से पूरा का पूरा काउंटिंग होती है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं। आज ऑडिट का सेशन नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, यही मैंने समझाया कि यहाँ पे 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स होता है,
ठीक है। ये देखो मैंने रोटेशन का एक एग्जांपल दिया था, वैसे तो ये पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी हमने नोट में इसको इंक्लूड किया है। ये रूल जो रोटेशन का है ये 1/4/2014 को आया था, 1/4/2014। और उस टाइम पर 3 साल ट्रांजिशन के लिए दिए गए थे, मतलब आपको 3 इयर्स दिए गए थे कि आप अडॉप्ट करो ये रोटेशन को, कि आपको समझ में आए, रोटेशन को आप एक्सेप्ट करो। अब हुआ क्या, ये 3 साल तो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो लेट्स से आज हम लोग 1/4/2014 में खड़े हैं, और एक इंडिविजुअल ने 7 साल ऑलरेडी ऑडिट कर दिए। 3 साल ट्रांजिशन का तो सबको मिलेगा, इसमें आप सेम ऑडिटर से कंटिन्यू कर सकते हो, तो हम 10 साल तक काम करवा सकते हैं। मतलब ट्रांजिशन के पहले कितने भी साल हुए हो, ट्रांजिशन का तो 3 साल मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक फर्म आपका 12 साल से ऑडिट कर रहा था, ट्रांजिशन के 3 साल तो मिलेंगे ही, तो 15 साल तक आप सेम को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब जिस दिन ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ 1/4/2014, उस दिन से आपको 3 साल ट्रांजिशन के लिए मिलेंगे। ट्रांजिशन मतलब इसको अडॉप्ट करने के लिए। ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब देखो सर, फर्स्ट ऑडिटर की बात इसलिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर के टाइम में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एजीएम आपने पढ़ा है कब होगा, 30 सितंबर के आसपास जाके, जहां पे ऑडिटर अपॉइंट करने की बात लिखी है। अब आप एक चीज सोचो, कंपनी यहां से यहां काम की, आपने उसके बाद यहां पर एजीएम किया। अगर आप एजीएम में ऑडिटर लेके आओगे, तो इस साल के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो अनऑडिटेड हो गए। और अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, तो सेक्शन 136 में आप ये मीटिंग से 21 दिन पहले भेज ही नहीं सकते। किसको? मेंबर्स को। साथ ही साथ सेक्शन 134 सबसेक्शन 2 के तहत आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हो, वो डॉक्यूमेंट ऑडिटेड होना चाहिए। तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए जो फर्स्ट ऑडिटर है, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सरकार पहले आती है 7 में, उसके बाद अदर कंपनी आती है 6 में। गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन में करता है? विद इन 60 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। सो 60 days फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर। मान लो अगर उनको 60 दिन में करना था रजिस्ट्रेशन से, और वो नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर एक ईजीएम बुलाना पड़ेगा। एजीएम तक तो रुक नहीं सकते, तो एक ईजीएम बुलाना पड़ेगा, जिसमें मेंबर्स इसको कंप्लीट करेंगे विद इन 60 days। तो बेसिकली डेज क्या हुए? 60, 30, 60, 60, 30, 60। नेक्स्ट, अब अदर कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है। कितने दिन में? 30 दिन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर वो फेल कर जाते हैं, तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। मेंबर जो अपॉइंट करता है, मेंबर को ईजीएम बुलाने का मेंबर के लिए, और 90 डेज के अंदर मेंबर इसको अपॉइंट कर देगा। मतलब यहां पर है 30-90। गवर्नमेंट के लिए 30-60-30, सॉरी 60-30-60, काला सर। गवर्नमेंट के लिए 60-30-60, और मेंबर्स के लिए 30-90। आ जाओ सर। अब आया सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पॉइंट नंबर 5। सर सीएजी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सीएजी द्वारा अपॉइंट होता है विद इन 180 days ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पर देखो, लॉजिक समझो क्या है। जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें तो 102 एप्लीकेबल है नहीं, उसका ऑडिटर तो सीएजी खुद अपॉइंट कर रहा है। तो इनका वो जो ओआर पास होके ऑडिटर अपॉइंट करने वाला नाटक तो है नहीं, तो इनका तो सीधे सीएजी करेगा। तो इनका सीएजी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से कर देता है 180 डेज में। अब बाकी जो अदर कंपनी है, जैसे कि हम लोग, रिलायंस वगैरह, अब ये तो पब्लिक को आंसरेबल है, तो इनका तो होगा एजीएम। एजीएम में ही इनको भैया 102 के तहत अड्डा पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इनका ऑडिटर तो तब आएगा। इसलिए इनका ऑडिटर पिछली मीटिंग में अपॉइंट करके अगले साल का अपॉइंट कर लिया। इस तरह से मूव। कैजुअल वैकेंसी। सर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर का ऑफिस खाली हो जाए,
अब ये किस लिए खाली हो सकता है? ठीक है, मान लो ऑडिटर को काम से निकाल दिया जाए, ठीक है, या ऑडिटर रेजिग्नेशन दे दे, या भाई ऑडिटर बीमार भी तो हो सकता है, इंसान का बच्चा है, बीमार भी तो हो सकता है, तो या तो रिजाइन कर दे, या तो इलनेस हो जाए, या उसको काम से निकाल दिया जाए। अब इस केस में क्रिएट हो जाता है, इस केस में क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। इस केस में क्रिएट हो जाता है कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी मतलब ऑडिटर का ऑफिस वेकेंट हो जाना। ठीक है, अब बात यह है गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कैसे होगी? ठीक, सीएजी लाएगा 30 दिन में, सीएजी नहीं ला पाया, बोर्ड ले आएगा 30 दिन में। अदर कंपनी के केस में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएंगे 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर अगर ऑडिटर जो है वो रिजाइन कर दिया, ठीक है, अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी और को लेके आए हैं ऑडिटर के प्लेस में, तो फिर कंपनी को एक ईजीएम होल्ड करना पड़ेगा, वो भी विद इन 3 मंथ्स, और मेंबर्स से ये डिसीजन रेटिफाई कराना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं मेंबर्स से ये डिसीजन रेटिफाई कराना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? उनको मेंबर्स से ये चीज को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर यहां पर अगर आप देखो मेंबर्स के दिमाग में शक हो सकता है कि आखिरकार ये पैसा क्यों क्यों ऑडिटर छोड़ के गया। आखिरकार ऑडिटर क्यों छोड़ के गया, रीजन क्या है उसका छोड़ के जाने का? आपने ड्राइव खोल के देखी है यात्रा जी? ड्राइव खोल के देखिए। आइए, नेक्स्ट सेक्शन 139। अब ऑडिटर क्या करता है सर? ऑडिटर ना जिस दिन ऑडिटर बनता है वो अपना रिटन कंसेंट देता है इन राइटिंग। ठीक है, अब उसका जो रिटन कंसेंट होता है इन राइटिंग में, वो कंपनी को बता रहा होता है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड है। ये मेरा एक्रोनिम है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब उसको कभी भी प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए नहीं फंसाया गया। उसको अगर आप ऑडिटर रखोगे तो वो लिमिट के अंदर होगा। मैं आगे जाके बताऊंगा ऑडिट की एक लिमिट होती है। जैसे लिस्टेड कंपनी आप बीसी का ऑडिट कर सकते हो इन एन ईयर, तो यहाँ पर वो डिस्क्लोजर दे रहा है कि अगर तुम मेरे को लेके आए ना तो वो लिमिट के अंदर होगा। दूसरा, टर्म्स ऑफ ऑडिट बताता है, ये आप पढ़ोगे ऐसे 210 में मेरे साथ। अच्छा, जो लोग पढ़े हैं वो तो पढ़े ही होंगे। अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट, वो एंगेजमेंट लेटर जो होता है, एंगेजमेंट लेटर जो होता है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट। ठीक है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट। ठीक है, declaration that the auditor is not disqualified under the Chartered Accountancy Act 1949। अब वहां पर जब आप सीए फाइनल में जाओगे वहां ऑडिट पढ़ोगे, तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 भी पढ़ाया जाएगा आपको। उसको सी एक्ट बोलते हैं। अब उसमें भी कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो उसमें भी आप फंसोगे। ठीक है, तो भी आप ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। अब सुनो सर, जो ऑडिटर बनना चाहता है वो अपना रिटन कंसेंट कंपनी को देगा। एक बार वो अपॉइंट हो गया उसके बाद कंपनी विद इन 15 डेज फॉर्म नंबर ADT1 सबमिट करेगी आरओसी के पास विद द डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर। मतलब ये समझ लो आरओसी को पता है कि आपकी कंपनी का ऑडिटर कौन है। इसीलिए बाबू, जब एक कंपनी से ऑडिटर रिजाइन करता है तो भी वो सीधे जाके आरओसी को बताता है कि भैया हमको रिजाइन करना है, और रेजिग्नेशन पर आरओसी को इन्फॉर्म करना उसके लिए कंपलसरी है। अगर नहीं करता तो वो पीनलाइज्ड एक्शन माना जाता है, सेक्शन 140। ठीक है, यहां पर होगा रिमूवल ऑफ द ऑडिटर अलग अलग तरीके से। सबसे पहला है रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। 30 दिन में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने से वो फॉर्म नंबर ADT2 में अपील करेंगे ट्राइब्यूनल को।
मतलब सीजी को, सॉरी, सीजी मतलब आरडी। ठीक है कि भैया हमको ऑडिटर हटाना है। मान लो ऑडिटर ने अप्रूव कर दिया, ऑडिटर के अप्रूव करने से, ठीक है, विद इन 60 डेज के अंदर कंपनी एसआर पास करेगा। एसआर पास करने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा ऑडिटर को, और उसके बाद ऑडिटर रिमूव्ड। यहां पर एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम भी बोलते हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, द राइट टू बी हर्ड। अगर आप एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, तो यहां पर एक यूनिक चीज है। आपने बोर्ड मीटिंग के बाद 30 दिन के अंदर सीजी को अप्लाई किया। आपके पास एक स्पेशल चीज है कि आप सीजी का वेट करो 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक सीजी ने रिप्लाई नहीं किया, आप ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हो कि अप्रूव हो गया। ये आप नॉर्मल कंपनी में नहीं कर सकते। ये आप आरडी वाली कंपनी, आईएफएससी पब्लिक या आईएफएससी प्राइवेट में अज्यूम कर सकते हो। नो रिप्लाई इज डीम्ड एज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड किसने एक्सेप्ट कर लिया? क्या बोलते हैं, आरडी ने एक्सेप्ट कर लिया, और आप ऑडिटर का रिमूवल कर सकते हो। तो ये था 141 जिसमें रिमूवल हुआ। अब आया 140 सबसेक्शन 2 और 3। अब आया रेजिग्नेशन। ऑडिटर खुद छोड़ के जा रहा है। तो अगर ऑडिटर खुद छोड़ के जा रहा है तो ऑडिटर को फॉर्म भरना है ADT3। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर, जिसमें उसको 3 लोगों को बताना है। एक, आरओसी को बताना है क्यों जा रहा है, एक कंपनी को बताना है क्यों जा रहा है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी बताना है कि आखिरकार वो क्यों जा रहा है, रेजिग्नेशन का रीजन। अगर ऑडिटर ये नहीं करता विद इन 30 डेज तो उसको पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए, और अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। ठीक है। और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, जैसे 30 दिन में करना है, अब उसने ये सबमिट किया 90 दिन में, तो 500 रुपया पर डे करके लगता रहेगा, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है पास्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कि हम ऑडिटर में उसको लाना चाहते हैं जो रिटायरमेंट में है उसके अलावा। इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स ने एक नोटिस पास की है ऑडिटर को रिमूव करने की, क्योंकि एक्सप्रेसिवली क्या लिखा हुआ है, हुज टर्म हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। तो एक स्पेशल नोटिस पास की गई है अंडर सेक्शन 115। आपको याद है वो 4 मैटर के लिए होता था, 5-1 4 के लिए कितने दिन में होता था? एटलीस्ट 14 दिन पहले, बट 3 महीना से पहले से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नोटिस में पास किया गया है? दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। जो रिटायर हो रहा है ऑडिटर, उसको हम वापस अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये रिक्वेस्ट मिलती है कंपनी को, कंपनी तुरंत ऑडिटर को अपॉइंट बताती है कि भाई देखो, तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी चीज आई है। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि तुमको वापस अपॉइंट नहीं करना है, तुम अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अगर देना चाहते हो तो बता दो। तुम अगर अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तुम अपना रिप्रेजेंटेशन बता दो, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। यू विल गेट अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर चाहे तो लिखित में भी दे सकता है। अब ऑडिटर इसे राइटिंग में दे देगा। ठीक है, ऑडिटर इसे राइटिंग में दे देगा, तो क्या होगा कि कंपनी इसको बाकी मेंबर्स तक पहुंचा देगी। लेकिन मान लो ऑफिसर इसको राइटिंग में नहीं दे पाया। ठीक है, राइटिंग में नहीं दे पाया। ठीक है, राइटिंग में नहीं दे पाया, तो फिर उस केस में ये चाह सकता है कि मीटिंग में आउट लाउड पढ़ दिया जाए इसकी नोटिस को। लेकिन कंपनी को क्या दिखा कि ऑडिटर ना इस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो भैया मीटिंग में खड़ा होकर डायरेक्टर को गाली गलौज करने लगा, डायरेक्टर को उल्टा सीधा बोलने लगा, कंपनी को उल्टा सीधा बोलने लगा। तो कंपनी सीधा ट्राइब्यूनल को अपील करेगी और बोलेगी देखिए ऑडिटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हमने राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये डिफेमिंग चीजें कर रहा है कंपनी के अंदर। इसने चेयरमैन को जूता उता फेंक के मार दिया। ऐसे ऑडिटर ये सब करेगा नहीं, बट जस्ट एग्जैजरेट कर रहे हैं थोड़ा। इसने कंपनी को भैया जूता उता फेंक के मार दिया। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए।
ठीक है। तो अब ये चीज अगर ट्राइब्यूनल ने देखी कि हाँ ऑडिटर अपने इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ऑडिटर को बोल सकता है कि भैया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन का राइट डिनाइड है, तुमको बोलने का हक नहीं मिलेगा, तुम चुपचाप से कोना में बैठो। आइए, द ऑडिटर एक्ट्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कलूडेड इन एनी मैनर, ठीक है, पार्टिसिपेटेड। बोलता क्या है सर, ऑडिटर के पास ये पावर होती है, ठीक है, ऑडिटर के पास ये पावर होती है कि भैया उसको रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। यहां पर भी जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर हो रहा है वो इस बेसिस पर हो रहा है कि ऑडिटर या तो खुद फ्रॉड कर रहा था या ऑडिटर ने फ्रॉड अलाउ किया है या अबेट किया। अब आता है सबसेक्शन नंबर 5, दुनिया का सबसे घातक सेक्शन, ध्यान से सुनना। ठीक है, दुनिया का सबसे घातक सेक्शन, ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, ट्राइब्यूनल जो है ना, उसको किसी ने कंप्लेन कर दी है कि ऑडिटर या तो फ्रॉड कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल आपको हटाना चाहता है, या तो किसी की कंप्लेन पर या खुद अपनी मर्जी से। अगर ट्राइब्यूनल आपको रिमूव करना चाहता है ना, तो विद इन 15 days the tribunal can get you changed and appoint someone else as an auditor, obviously after giving an opportunity of being heard. But that is not it. अगर ट्राइब्यूनल आपको प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर पर रिमूव करेगा, ठीक है, प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर पर रिमूव करेगा, तो उस केस में आपको वो 5 साल के लिए डीबार्ड कर देगा एंड ऑल्सो लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। मतलब क्या है, आपको 5 साल की जेल भी होगी प्लस 447 का फ्रॉड भी लगेगा। और पेनल्टी, अगर अगर मान लो यहां पर फर्म है, तो पेनल्टी तो फर्म के सारे पार्टनर्स देंगे, लेकिन जेल सिर्फ उसको होगा जो साइनिंग पार्टनर है, जेल सबको नहीं होगी, पता चला पूरा फर्म का सारा पार्टनर जेल में बैठा हुआ है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिर आया सर सेक्शन 141, एलिजिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। बोलते हैं सर एलिजिबल होने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, दुनिया का सबसे आसान चीज है, आपको एज पर दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 1 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 टू 1A के तहत एक सीए होना चाहिए विद प्रैक्टिस। अगर सर आप एक फर्म हो, तो अब ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि फर्म में सारे के सारे पार्टनर सीए ना हो, तो उस केस में एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि जो मेजॉरिटी पार्टनर है ना वो सीए हो। द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब आया डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एन एलएलपी, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता, एलएलपी कर सकता है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या जो इसके साथ एम्प्लॉयमेंट में है वो भी नहीं कर सकता। अगर एक आदमी हिमसेल्फ या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव किसी भी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में सिक्योरिटी अगर होल्ड करता है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। मतलब होल्डिंग का होल्ड किया तो भी सब्सिडरी एसोसिएट में डिस्क्वालिफाइड, तीनों में डिस्क्वालिफाइड है अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, रिलेटिव के लिए 1 लाख तक की सिक्योरिटी आप होल्ड कर सकते हो ऑफ फेस वैल्यू। माइंड यू, ये एक्सेप्शन सिर्फ रिलेटिव के लिए। ऑडिटर या पार्टनर अगर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करेगा ना, तो वो डिस्क्वालिफाइड है। 1 रुपए की भी। मान लो रिलेटिव तुम्हारी बीवी है, ठीक है, रिलेटिव तुम्हारी बीवी है, जस्ट मान लो, अज्यूम कर लो रिलेटिव तुम्हारी बीवी है। अब हुआ क्या, जो रिलेटिव तुम्हारी बीवी है उसने 1 लाख के ऊपर की फेस वैल्यू हो गई, थोड़ा शेयर खरीद रही थी, खरीदते 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 1 लाख के ऊपर चला गया। तुमको 60 दिन का टाइम मिलेगा इस चीज को करेक्ट करने। विद इन 60 डेज आप इसको करेक्ट कर लो, वरना 60 डेज के बाद क्या होगा पता है, आराम से कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। इट विल बी ट्रीटेड एज इफ ऑफिस खाली हो गया। ठीक है,
तो 1 लाख है सिक्योरिटी के लिए। फिर वही बात है, पर्सन, रिलेटिव या पार्टनर हु इज इंडेटेड टू द कंपनी, जिसने कंपनी से उधारी ली है इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। 5 लाख तक अलाउड है, ये पार्टनर को भी अलाउड है, इंडिविजुअल को भी अलाउड है, रिलेटिव को भी अलाउड है, 5 लाख तक। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट 5 लाख से ज्यादा का लोन लिया है तो डिस्क्वालिफाइड, या उस पर्सन ने, उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने 1 लाख से ज्यादा की गारंटी दी है किसी दूसरे के लिए, मतलब लोन लिया है या गारंटी दी है। 1 लाख सिक्योरिटी, 5 लाख इंडेटेड, 1 लाख गारंटी। अगर किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से लिखा, सीए और पार्टनर 1 लाख या उससे ऊपर डिस्क्वालीफाई, सीए और पार्टनर के 1 रुपए की भी सिक्योरिटी थी तो भी डिस्क्वालीफाइड, सीए पार्टनर या रिलेटिव 5 लाख के लिए इंडेटेड तो डिस्क्वालीफाइड, सीए पार्टनर रिलेटिव 1 लाख की गारंटी हो या उससे 1 लाख के ऊपर की हो कि डिस्क्वालीफाइड। ये याद रखना, सब ग्रेटर देन। ठीक है, सब ग्रेटर देन। नेक्स्ट, a person or a firm who is in the business relationship with the company or its holding subsidiary and associate। एक आदमी जो एक बिजनेस रिलेशनशिप में है कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ। आई, a person or a firm who is in a business relationship with the company or its holding subsidiary and associate। लेकिन अगर ये बिजनेस रिलेशनशिप आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आपकी एक मिठाई की दुकान है और एक सीए फर्म भी है, कंपनी में मीठा आप हर फ्राइडे बेचते हो, लेकिन वो उसी रेट पर भेजते हो जो आप नॉर्मली बाहर वालों को भेजते हो, तो इससे आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन ही दिख रहा है, तो आपके ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। हाँ, अ पर्सन whose relative is a director or a KMP of the company। अगर आपका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन सर, अगर आपका रिलेटिव कंपनी का इंप्लॉय का रिलेटिव है तो क्या आप एलिजिबल हो? द आंसर इज यस। मान लो इंप्लॉय का एक स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर है कंपनी का, ठीक है, वो तुम्हारे पापा हैं और आप सीए बन गए, तो क्या आप इसी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्योंकि इंप्लॉय का रिलेटिव मना नहीं किया गया है, डायरेक्टर और केएमपी का रिलेटिव मना किया गया है। क्योंकि डायरेक्टर और केएमपी एक ऐसे लेवल पर होते हैं ना भाई, जहां से वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो स्टोर कीपर या इंप्लॉय होता है कंपनी का, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसका अगर बेटा या कोई रिलेटिव अगर ये सीए है तो वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, अब मैं आज से 2 साल पहले अगर मेरा कोई रिलेटिव सीए होता तो वो अन अकेडमी का ऑडिट कर लेता। अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं डायरेक्टरशिप पोजीशन भी होल्ड करता हूँ, अब नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हु इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर कोई पार्टनर कहीं दूसरी जगह, मतलब अगर कोई पर्सन कोई दूसरी जगह फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो वहां पर काम करेगा ना, ऑडिट कैसे करेंगे? अगर कोई पर्सन या फर्म होल्डिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिट फ्रॉम मोर देन 20 कंपनीज, अगर 20 कंपनी से ज्यादा आप ऑडिट कर रहे हो तो, पर ये लिमिट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर है, हर इंडिविजुअल की 20, तो अगर 10 पार्टनर है तो 20 इंटू 10 200। लेकिन यहां पर एक सर्कुलर आया रिसेंटली कि ये लिमिट शेयरेबल नहीं है। मतलब लेट्स से अगर एक पार्टनर अपना 20 ऑडिट पूरा नहीं कर रहा है, 10 ही कर रहा है, तो बाकी पार्टनर उसके लिए 10 और नहीं ले सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। आई, ठीक है, और ये किसको एक्सक्लूड करता है? ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को विच इज अ स्टार्टअप। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली? जिसने 137 और 92 को कंप्लाई किया। ठीक है, अ पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड 10 इयर्स हैव नॉट लैप्स्ड। एक आदमी जिसको कोर्ट ने परमिशन दे दी है और 10 साल अभी तक खत्म नहीं हुए। लास्ट में, अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड सर्विसेज टू लिस्टेड एंटिटीज अंडर सेक्शन 144। 144 में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं,
अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज 144 वाली दे रहे हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, उस केस में होल्डिंग और सब्सिडरी को मना है, एसोसिएट को नहीं। एसोसिएट ना भी करे तो चलेगा, होल्डिंग और सब्सिडरी को मना है। ठीक है, आइए अब आया रेम्यूनरेशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड करती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब मेंबर्स। लेकिन मेंबर्स चाहें तो ये राइट वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं मीटिंग में, ये डिसाइड करने का रेम्यूनरेशन, कि भैया हम नहीं कर रहे आप ही कर लो। लेकिन एमडी को नहीं दे सकते इंडिविजुअली, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, सिर्फ एमडी को नहीं दे सकते। अब जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा? सीएजी। तो उसका खर्चा भी कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी। जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। अगर कोई एडिशनल सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इन एडिशन टू जो सर्विसेज यहां लिखी है, तो उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब सेक्शन 143 आया, पावर ड्यूटी एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले आया पावर। पावर है रिप, ऑडिटर के पास पावर है कि वो कोई भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है जो कहीं पर भी रखा हो, भारत या भारत के बाहर। कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो उसके ऑडिट में रेलेवेंट है, और सारे बुक्स का उसको एक्सेस मिलेगा, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या उसके बाहर। वो है रिप। ड्यूटी क्या है? स्टडी एबीसीडी ई, स्टडी एबीसीडी। ड्यूटी है स्टडी एबीसीडी। पहला ड्यूटी है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना कि कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो शेयर्स महंगा खरीद के सस्ता क्यों बेचा गया? लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर किए गए कि नहीं? कंपनी ने बुक एंट्री के थ्रू जो भी एंट्रीज पास की है, डेटर क्रेडिटर को आपस में जो कैंसिल किया, उसमें कहीं कंपनी का इंटरेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा? जो शेयर्स इशू किए गए हैं विदाउट कंसिडरेशन फॉर कैश, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई है कि नहीं? जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ठीक है, कहीं उनको डिपॉजिट जैसा तो नहीं दिखाया? क्योंकि लोन्स एंड एडवांस आपके लिए एसेट है, उनको डिपॉजिट दिखा दिया लाइबिलिटी की तरह। पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। रिपोर्ट टू मेंबर्स, अकाउंट्स जो एग्जामिन हुए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए गए हैं, ये सारी चीजें आपको मेंबर्स को देनी है। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसमें बेसिकली ऑडिटर क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन मिली, वेदर प्रॉपर बुक्स हैव बीन केप्ट और नॉट, जो रिपोर्ट्स हैं वो ब्रांच की आई है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल किए गए कि नहीं, कंपनी ने एएस कंप्लाई किया है कि नहीं, हर एक एसपीडी की बैलेंस शीट, हर एक ऑब्जर्वेशन एडवर्स रिमार्क पर ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, फिनेंशियल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफएससी, कल बताया था आईएफसी, पापा ऑन टाइम, पापा ऑन टाइम को कंप्लाई किया गया है कि नहीं। लेकिन पापा ऑन टाइम पर ऑडिटर ओपीसी स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड है आईएफसी लगाने, तो वहां पर ऑडिटर को रिपोर्ट भी नहीं करना। लेकिन कौन सी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है, जिसका बोरोइंग 25 करोड़ के नीचे है, और जिसने 92 और 137 कंप्लाई किया है, ये वाली लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसको एलडीआर मार्क कर लो। अच्छा, एनी डायरेक्टर विच इज डिस्क्वालिफाइड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड अंडर सेक्शन 123 एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये होना चाहिए। 9 और 10 में ऑडिटर ये बताएगा कि वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। 11 में द ऑडिटर विल रिपोर्ट ऑन कारो। कारो हम लोग ने वहां पर किया था, अगर आपको याद हो तो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे सब ठीक है भैया, तुम्हारे राज में बस जिंदा है। ठीक है, अगर आपको याद हो कारो हम लोगों ने किया था, इफ यू रिमेम्बर। कारो हम लोग ने किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो कारो हम लोग ने ऑडिट में किया था। तो 143(11) जो है वो बेसिकली कार्रवाई। ठीक है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा 31 जुलाई को लॉ खत्म हो जाएगा ना, हमको याद है हमने कारो का वन शॉट नहीं लिया था लास्ट टाइम, वो छूट गया था। तो हम कारो का लाइव सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे आपके साथ, तो मेरी पूरी ऑडिट की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी हर चैप्टर के वन शॉट के साथ। ठीक है, अच्छा अब आया रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। अगर आपको याद हो, दो सेक्शन है, 143(12) से लेके 143(15) तक, और साथ में लगता है रूल 13। 13 वैसे भी अशुभ नंबर है, तो अशुभता आपके साथ हो जाएगी।
और ये CS CS CMA तीनों को अप्लाई होता है। क्या बोलता है सर, सुनिए, अगर 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है, 1 करोड़ या उससे ऊपर का, तो 2 दिन के अंदर ऑडिटर को, ऑडिट कमेटी को या मैनेजमेंट को बताना, वेट करना है 45 डेज तक कि उनका रिप्लाई आए। उनका रिप्लाई आए चाहे ना आए, 45 डेज के एंड से 15 दिन के अंदर उसको अपने लेटर हेड पर पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, और ये बात लिखनी है कि कंपनी का रिप्लाई आया तो क्या आया, नहीं आया तो वो भी बात, अपना मेंबरशिप नंबर करना है, उस डॉक्यूमेंट को सील करना है, और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट बाय एक्नॉलेजमेंट ड्यू MCA को भेजना। साथ में उसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी ADT 4 में आपको ईमेल के थ्रू भी उनको भेजना है, कंफर्मेशन की तरह, डबल कंफर्मेशन। लेकिन अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो आप ऑडिट कमेटी को 2 दिन में ही बताओगे। ऑडिट कमेटी का जो रिप्लाई है, ठीक है, जो रिप्लाई है उसको आप स्टडी करना। आप ऑडिट कमेटी को नैप के बारे में बता देना, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व। अब ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, अंडर द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134। वो याद है 134 में भी कल पढ़ाया था बोर्ड रिपोर्ट में, रूल 3, सॉरी सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, ठीक है, रूल 3A, ठीक है। तो वहां पर उनका काम है कि हर एक रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने दिया उस पर कमेंट देना। तो वो बताएंगे नैप रैप, मतलब नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व, और उन्होंने क्या मेजर्स लिया इसको ठीक करने, ठीक है। बोनाफाइड डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड डज नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बेसिकली बताया गया है कि ऑडिटर बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा है कि इसने फ्रॉड किया, इसने फ्रॉड किया। ऑडिटर को तो डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। आप लोगों ने अगर ईमानदारी से चैप्टर नंबर 11 किया है ऑडिट का, तो उसमें एथिक्स में एक प्रिंसिपल है ना, एथिकल प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अपने क्लाइंट की बात अपने तक रखनी है। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी टूटी है, तो हम समझा रहे हैं नहीं भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं टूटी है, क्योंकि जो वो बता रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है बात बताने के लिए। अब 143.15, अगर कोई ऑडिटर, चाहे CA हो, चाहे CS हो, या CMA हो, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेल हो रहा है, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेल हो रहा है, ठीक है, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेल हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में लिस्टेड कंपनी में पेनल्टी लगेगी 5 लाख, अनलिस्टेड कंपनी में पेनल्टी लगेगी 1 लाख। क्लियर? लिस्टेड में 5, अनलिस्टेड में 1। ओके। हाँ, अब इसी में एक सबसेक्शन 5, 6 और 7 आता है 143 में। ये ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? CAG करेगा। अब CAG के अंदर एक ऑडिटर होगा जो उसकी रिपोर्ट को फॉलो करेगा। अब सुनना ये है कि सर CAG क्या कर सकता है? वो एक तो सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर कर सकता है, दैट द बुक्स जो आपने बनाया ऑडिट वो कोई और भी चेक करेगा, या आपकी ऑडिट को सप्लीमेंट कमेंट कर सकता है। मतलब क्या है, आपने ओपिनियन दिया, वो आपके ओपिनियन के साथ अपना ओपिनियन जोड़ दे, और वो टेस्ट ऑडिट भी ऑर्डर कर सकता है। टेस्ट ऑडिट बेसिकली रेगुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी को देखने के लिए किया जाता है। फिर रिपोर्ट देगा। अब जो रिपोर्ट होगा उसका वो CID होगा, मतलब कंट्रोल एंड मेजर्स जो CAG को बताएगा वो कि क्या करना चाहिए, इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और डायरेक्शन जो CAG ने दिए थे ऑडिट करते टाइम उनको फॉलो किया है कि नहीं। अब देखो एकदम सिंपल बात बोलता है, जो सेक्शन 143 है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अप्लाई करेगा अंडर कॉस्ट ऑडिट, और रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी को भी अप्लाई करेगी अंडर सेक्शन 204 जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है, मुटैटिस मुटेंडिस, मतलब इन द सेम मैनर। ठीक है। सर ब्रांच का ऑडिट होगा। हाँ, ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? या तो कंपनी ऑडिटर कर देगा खुद, या तो वो ब्रांच अगर इंडिया के बाहर है या दूसरी जगह, वो आदमी जो क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए वो भी कर सकता है। अब ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को सबमिट करेगा। ऑडिटर चाहे तो उसकी रिपोर्ट को देखेगा, या चाहे तो नहीं देखेगा। चाहे तो उसकी रिपोर्ट को देखेगा, या चाहेगा तो उसकी रिपोर्ट को नहीं देखेगा। ठीक है, वो उसके ऊपर है, उसकी विश है। चाहेगा देखना तो देखेगा, चाहेगा तो नहीं देखेगा। ठीक है।
ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, एज एन ऑडिटर आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। कौन सी सर? आदि भाई एफएम, आदि भाई एफएम, मतलब अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। सर कौन सी सर? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, बैंकिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, आदि भाई एफएम। ठीक है, ये सर्विसेज आप अगर दे रहे हो आप ऑडिट नहीं कर सकते, और अगर ये सर्विसेज ऑडिट कर रहे हो तो ये सर्विसेज नहीं दे सकते। ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, सर जो ऑडिटर है उसको ऑडिट रिपोर्ट साइन करना। ठीक है, हर क्वालिफिकेशन, रीमार्क, कमेंट जो ऑडिटर ने बोला है वो मीटिंग में पढ़ा जाएगा। ठीक है, वही वाले कमेंट पढ़े जाएंगे जिस पर एडवर्स रिमार्क है, और ऑडिटर की रिपोर्ट मीटिंग में ओपन रहेगी फॉर इंस्पेक्शन। क्या ऑडिटर एजीएम मतलब अटेंड करेगा? जीएम, हाँ सर, ऑडिटर के पास हक है एजीएम को अटेंड करने का। ठीक है, पूरा पूरी हक है, और वो एजीएम को जब अटेंड करेगा एनुअल जनरल मीटिंग को, तो उसको पास नोटिस पाने का भी हक। ही शैल अटेंड द एजीएम एंड हैव द राइट टू गेट द मीटिंग। सर वो मीटिंग में खुद जाएगा? हाँ सर। सर किसी और को भेज सकता है क्या? हाँ, दूसरे को भी भेज सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, जब वो अपनी जगह किसी दूसरे को भेजेगा तो वो आदमी भी इक्वली क्वालिफाइड होना चाहिए। लेट्स से वो आदमी भी ऑडिटर बनने योग्य होना चाहिए। अब चलो सर, ये वाला चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। अब ये वाला चैप्टर कल खत्म करने के साथ साथ ही चैप्टर नंबर 11 उठा लेंगे। इसीलिए कल के में देखो मैंने चैप्टर नंबर 11 के साथ ये रखा हुआ है, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना लग जाएगा कल यही वाला करने में। देखो, थोड़ा काटा मारते हैं, मजा आएगा। ये देखो, ये खत्म हो गया। अब कल होगा पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 11 फॉरेन कंपनी, 26 तारीख। ठीक है, ये टाइमिंग पर नहीं है, सेम 8:30 बजे। सेम 8:30 बजे। ठीक है, कल भी सेम 8:30 बजे, चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 और चैप्टर 11 फॉरेन कंपनी। कल इसको खत्म करो। तो कल, अच्छा हाँ वाह, कल हमारा कॉर्पोरेट लॉ का पूरा रिवीजन खत्म हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव 11 चैप्टर का पूरा रिवीजन खत्म। उसके बाद अदर लॉज में चल। ठीक है, ये बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है ऑन ट्रैक चलते चलते, टच वुड। हे भगवान, बस 4 क्लास की 5 क्लास की कंसिस्टेंसी और बना दे प्लीज। अगस्त 1 तारीख को पार्टी करूंगा मैं, पार्टी, पार्टी। चलो, बाय बाय, सी, टाटा।